बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती पर पूरा हिंदुस्तान मोहित था, जिनकी मुस्कान ने लाखों दिलों को धड़काया, लेकिन जिनकी निजी जिंदगी हमेशा रहस्यों, अफवाहों और अधूरी कहानियों से घिरी रही। क्या सच में वहीदा रहमान की वजह से गुरुदत्त का परिवार टूट गया, या सिर्फ फिल्मी कहानियों की बनी बनाई कहानी थी? आखिर एक साधारण लड़की जिसका जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ, वो भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में कैसे बदल गई? आइए जानते हैं वहीदा रहमान की पूरी कहानी। 3 फरवरी 1938 ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के चेंगलपट्टू में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वहीदा रहमान। ये एक आम धारणा है कि उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन विश्वसनीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका जन्म चेंगलपट्टू में हुआ था। वहीदा एक दक्कनी मुस्लिम परिवार से थी। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल रहमान सरकारी अधिकारी थे और मां मुमताज बेगम एक संस्कारी और स्नेही महिला थी। परिवार में 4 बेटियां थीं और वहीदा सबसे छोटी थी। पिता की सरकारी नौकरी के कारण परिवार को दक्षिण भारत के अलग-अलग शहरों में रहना पड़ा। इसकी वजह से वहीदा ने बचपन में कई संस्कृतियों को करीब से देखा। बचपन से ही वहीदा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनका सपना अभिनेत्री बनना नहीं, बल्कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। कम उम्र में उन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारी हुई, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। इसी दौरान उनके पिता ने बेटियों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कला भी सिखाने का फैसला किया। वहीदा और उनकी बहनों को बचपन से ही भरतनाट्यम की शिक्षा दिलाई गई। उस दौर में एक मुस्लिम परिवार की लड़कियों को शास्त्रीय नृत्य सिखाना आसान नहीं था। कई रिश्तेदारों ने सवाल उठाए, लेकिन उनके पिता का जवाब साफ था। कला कभी बुरी नहीं होती, इंसान का व्यवहार बुरा हो सकता है। यही सोच आगे चलकर वहीदा की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1955 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों की नजर वहीदा के नृत्य पर पड़ी। उन्हें पहले एक गीत में नृत्य करने का अवसर मिला। ये फिल्म थी रोजुलू मराई। फिल्म में उनका गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे दक्षिण भारत में लोग पूछने लगे कि ये नई लड़की कौन है। यही गाना उनकी पहचान बन गई। उसी वर्ष उन्हें महान अभिनेता एन.टी. रामाराव के साथ तेलुगु फिल्म जयसिम्हा में मुख्य अभिनेत्री बनने का अवसर मिला। 2 फिल्मों की सफलता ने साबित कर दिया कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, बेहतरीन अभिनेत्री भी है। रोजुलू मराई की सफलता के बाद एक समारोह आयोजित किया गया। वहीं मौजूद थे हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक गुरुदत्त। कहते हैं कि जैसे ही उनकी नजर वहीदा पर पड़ी, उन्होंने समझ लिया कि ये लड़की हिंदी सिनेमा की अगली बड़ी स्टार बन सकती है। कुछ ही समय में वहीदा को मुंबई बुलाया गया, लेकिन मुंबई आने से पहले उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी और मैं वही कपड़े पहनूंगी जिनमें मैं सहज महसूस करूं। 1950 के दशक में एक नई अभिनेत्री का इतनी साफ शर्तें रखना बहुत बड़ी बात थी। गुरुदत्त ने उनकी दोनों बातें मान ली और यहीं से शुरू हुआ सफर, जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया और साथ ही जन्म दिया उन चर्चाओं को जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब गुरुदत्त ने पहली बार वहीदा रहमान से बात की, तो वे उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। कहा जाता है कि गुरुदत्त ने उनसे पूछा कि क्या तुम हिंदी बोल सकती हो?
वहीदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सीख लूंगी। यही आत्मविश्वास गुरुदत्त को पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपनी नई फिल्म सीआईडी के लिए वहीदा को साइन कर लिया। 1956 में देव आनंद के साथ फिल्म सीआईडी रिलीज हुई। हालांकि फिल्म की मुख्य नायिका कोई और थी, लेकिन वहीदा ने फिल्म में एक रहस्यमयी महिला का किरदार निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शकों की नजर बार बार उन्हीं पर जाकर रुक जाती थी। आलोचकों ने लिखा कि यह नई लड़की भविष्य में बॉलीवुड पर राज करेगी और सीआईडी सुपरहिट रही। एक ही फिल्म के बाद वहीदा रहमान ने पूरे देश में पहचान बना लिया। सीआईडी की सफलता के बाद गुरुदत्त को यकीन हो गया कि उन्होंने सही कलाकार चुना। उन्होंने अपनी अगली फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान को मुख्य भूमिका दी। उस समय ये फैसला आसान नहीं था। कई लोगों ने कहा, इतनी नई लड़की इतनी बड़ी फिल्म कैसे संभालेगी, लेकिन गुरुदत्त अपने फैसले पर अडिग रहे। प्यासा की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त और वहीदा रहमान एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। दोनों फिल्मों पर घंटों चर्चा करते, सीन की बारीकियों पर बात करते। गुरुदत्त वहीदा के अभिनय को और बेहतर बनाने में पूरा समय लगाते। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाएं शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। हालांकि इन चर्चाओं की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीदा रहमान ने कई इंटरव्यू में कहा कि गुरुदत्त उनके लिए एक बेहतरीन निर्देशक और सम्मानित मित्र थे। उधर गुरुदत्त पहले से ही प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त के पति थे। उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन पति पत्नी के बीच मतभेदों की खबरें अक्सर मीडिया में आती रहती थी। इसी दौरान वहीदा रहमान का नाम गुरुदत्त के साथ जुड़ने लगा। पत्र पत्रिकाओं ने इस रिश्ते को खूब उछाला। कुछ लोगों ने वहीदा को दोषी ठहराया और कुछ ने गुरुदत्त को। 10 अक्टूबर 1964 मुंबई से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए। उनकी मौत को लेकर आज भी अलग अलग राय है। कई लोग इसे आत्महत्या मानते हैं। कुछ का मानना है कि यह दवाइयों और शराब की अधिक मात्रा लेने से हुई दुर्घटना थी। लेकिन जो भी सच हो, उस दिन भारतीय सिनेमा ने अपना एक महान कलाकार खो दिया। गुरुदत्त की मौत के बाद मीडिया ने एक बार फिर वहीदा रहमान का नाम उछालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बिना सबूत उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन वहीदा ने कभी सार्वजनिक विवाद का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने चुप्पी बनाए रखी और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1965 में आई गाइड। ये फिल्म वहीदा रहमान के करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। उन्होंने रोजी का किरदार निभाया, एक ऐसी महिला जो अपने सपनों के लिए समाज की बंदिशों को चुनौती देती है। उस दौर में ऐसा किरदार निभाना बहुत साहस की बात थी। कई लोगों ने फिल्म की आलोचना भी की, लेकिन वहीदा के अभिनय की हर तरफ तारीफ हुई। आज भी गाइड को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। इसी फिल्म के लिए वहीदा रहमान को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी दिया गया। 1964 में फिल्म शगुन के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता शशि रेखी से हुई। फिल्मों में उनका नाम था कमलजीत। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। कमलजीत शांत स्वभाव के थे। वे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे। यही सादगी वहीदा को पसंद आ गई।
कई वर्षों तक एक दूसरे को समझने के बाद 1974 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वहीदा और कमलजीत बेंगलुरु के पास एक फार्म हाउस में रहने लगे। वहीदा को प्रकृति से हमेशा से प्यार था। उन्हें खेती करना, पेड़ पौधे लगाना और शांत जीवन जीना पसंद था। उन्होंने फिल्मों की संख्या कम कर दी ताकि परिवार को समय दे सके। वहीदा रहमान और कमलजीत के 2 बच्चे हुए, बेटी कासनी रेखी और बेटा सोहेल रेखी। उन्होंने अपने बच्चों को फिल्मी दुनिया से दूर रखते हुए सामान्य माहौल में बड़ा किया। साल 2000 वहीदा रहमान के जीवन में एक और दुखद मोड़ आया। उनके पति कमलजीत का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आज वहीदा रहमान फिल्मी दुनिया की भागदौड़ से दूर अपेक्षाकृत शांत जीवन बिता रही है। कभी कभी वो विशेष समारोह या फिल्मी आयोजनों में दिखाई देती है, लेकिन हमेशा सादगी के साथ। यही सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। अगर बॉलीवुड के इतिहास को देखा जाए तो वहीदा रहमान उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से है जिनका नाम बड़े घोटाले, कानूनी विवादों या सार्वजनिक झगड़ों में लगभग कभी नहीं आया। उनके नाम के साथ सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ गुरुदत्त को लेकर हुई, लेकिन उन्होंने कभी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। उन्होंने अपने काम को ही अपना पहचान बनाया। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक सम्मानित इंसान के रूप में याद करते हैं। अगर आपको वहीदा रहमान की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पुराने फिल्मों के सितारों की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी भी होगी एक ऐसे सितारे की जिसकी जिंदगी पर्दे से ज्यादा दिलचस्प थी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए।